हो गया शुरू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ईएडी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 6 है और प्रीवियस 5 लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखे हैं इस कोर्स में। बच्चों, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप एक अपने नोट्स में, आपकी एक नोटबुक लीजिए, उसमें आप नोट्स बनाते चले जाएं पॉइंट टू पॉइंट, तब आपको इस चीज़ को पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा। और जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मोर देन इनफ है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आएगा, चाहे वो हायर लेवल का हो चाहे वो लोअर लेवल का हो, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप देखना कि सारे फंडे वही लगेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने देखा था वो हमने देखा था एजम्पशंस क्या होते हैं, एजम्पशंस इन सॉम इक्वेशन क्या है, वो चीज़ बता दी थी मैंने, कहाँ कहाँ वो वैलिड होंगे कि बार जो है वो प्रिज्मेटिक होना चाहिए। ठीक है, वेट उसका कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ, और हुक्स लॉ को ओबे करना चाहिए, और आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस। अब यहाँ बात आई थी एक होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, तो उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें मटेरियल देखने पड़ेंगे कौन कौन से होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल तो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वो डिफॉर्मेशन के बेसिस पे था, अब हमें मटेरियल देखना है प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। देखो मटेरियल हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला मटेरियल है हमारे पास होमोजेनियस मटेरियल, होमोजीनियस, होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है, अब ये देखो होमोजीनियस मटेरियल होता क्या है, इसको समझें बच्चे। होमोजीनियस मटेरियल क्या है, देखो जैसे सपोज आपके पास एक मटेरियल है या कोई बॉडी है किसी पर्टिकुलर मटेरियल की, मैंने कहा कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में। तो जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, बच्चे ध्यान से समझेंगे कि जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मुझे इस डायरेक्शन में सभी पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में सभी पॉइंट पे प्रॉपर्टी मुझे सेम मिल रही है। ध्यान से समझेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां भी मुझे प्रॉपर्टी ई मिल रही है और यहां भी मुझे प्रॉपर्टी ई मिल रही है। तब मैं कहूंगा ये जो मटेरियल है, तब मैं कहूंगा ये जो मटेरियल है, तब मैं कहूंगा ये जो मटेरियल है ये होमोजीनियस है इन एक्स डायरेक्शन। ये मटेरियल क्या है, होमोजीनियस है इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मुझे सेम प्रॉपर्टी मिल रही है, यानी कि होमोजीनियस क्या है बेसिकली, डायरेक्शन, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी देता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज देता है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज देता है हमारा होमोजीनियस मटेरियल। और वी कैन से दैट ये मटेरियल क्या है, ये इस मटेरियल को हम कह सकते हैं ये है होमोजीनियस, होमोजीनियस इन एक्स डायरेक्शन, होमोजीनियस इन एक्स डायरेक्शन। कोई भी होमोजीनियस मटेरियल ये होगा, हमें डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज देखनी है, पॉइंट पे नहीं देखते, ध्यान रखना, पॉइंट पे नहीं देखते। या ऐसा कह सकते हैं कि इफ अ मटेरियल हैज
सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एवरी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी होमोजीनियस की। होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इट गिव्स सेम elastic properties in a given direction। ध्यान रखेंगे, it gives same elastic property in a given direction, it is a direction dependent properties, right? ये भी कह सकते हैं at every point in a given direction same elastic property, right? कि the material which is having same elastic property at every point in a given direction is called homogeneous material, right? याद रखना डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डेफिनेशन में जाना नहीं है, डेफिनेशन लिख के कुछ मिलता नहीं है, समझ लो क्या है डायरेक्शन डिपेंडेंट क्या है। अगर मैंने कहा मैं अब वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं कह रहा हूं मैं वाई डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये क्या है मेरी वाई डायरेक्शन, और मैंने कहा कि वाई डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं तो यहां मेरा इस पॉइंट पे ई कुछ और है और इस पॉइंट पे ई कुछ और है, तो मैं क्लियरली कह सकता हूं ये जो मटेरियल है जो मैंने बनाया है ये होमोजीनियस है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रही है, इस वजह से हम इसको कहेंगे ये होमोजीनियस नहीं है। समझ लो बच्चे, ज्यादा समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखो दोबारा से देखते हैं इसको ना, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं होमोजीनियस मटेरियल की। और वैसे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर में कहीं नहीं पूछी जाती, आप सिर्फ समझ लो, इंपॉर्टेंट है। देखो होमोजीनियस मटेरियल क्या है, मेरे पास एक बॉडी है, मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं दैट इज एक्स डायरेक्शन, और एक मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, ये क्या है मेरी वाई डायरेक्शन, ये है मेरी वाई डायरेक्शन। समझना बच्चे, ये है मेरी वाई डायरेक्शन। मैंने एक डायरेक्शन में क्या किया, दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ई लिया, एक पॉइंट ई लिया, यहां मैंने देखा मुझे ई मिल रहा है, यहां मुझे ई मिल रहा है, तो क्लियरली वी कैन से दैट ये जो बॉडी है, ये जो मटेरियल है, ये क्या है, इट इज होमोजीनियस इन x direction because it has same elastic property at a point in a given direction। समझ में आ रही है बात? एक तो बात ये हो गई इसकी। दूसरी बात, मैं y डायरेक्शन में जा रहा हूं, y डायरेक्शन में मैंने दो पॉइंट लिए, सपोज एक पॉइंट ये एक पॉइंट ए, और यहां मुझे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम नहीं मिल रही है, तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि इट इज not homogeneous material, homogeneous material in y direction, समझ में आ गई बात कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? होमोजेनियस मटेरियल क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरा मटेरियल है बच्चों हमारे पास आइसोट्रॉपिक मटेरियल, दूसरा है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक देखो क्या होता है, और पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यही मटेरियल यूज होता है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी में मैंने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा कि x डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिल रही है मुझे, y डायरेक्शन में सेम मिल रही है, और z डायरेक्शन में सेम मिल रही है। आइसोट्रॉपिक वो मटेरियल है, द मटेरियल विच इज हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। ये पॉइंट डिपेंडेंट होता है। इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या बताता है, ये बताता है पॉइंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, पॉइंट डिपेंडेंट, नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, पॉइंट डिपेंडेंट। डेफिनेशन क्या होगी, द मटेरियल विच इज हैविंग, डेफिनेशन क्या होगी, द मटेरियल
which has material which has same elastic properties, same elastic properties in all direction at a point. याद रखना ये पॉइंट डिपेंडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मटेरियल हैज सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हैं कि यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहां पे भी हमें सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी मिल रही है इन ऑल डायरेक्शन, तो ये मटेरियल क्या है? आइसोट्रॉपिक। चलिए जी, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। अब इन दिनों में डिफरेंस क्या है देखो, जरूरी नहीं, याद रखना बच्चे, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। एक बात को ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं कि जो मटेरियल होमोजीनियस हो वो आइसोट्रॉपिक भी हो, और ये भी जरूरी नहीं जो मटेरियल आइसोट्रॉपिक है वो होमोजीनियस हो। ठीक है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक क्या होगा? देखो, एक बॉडी है, हम बढ़ रहे हैं पहले एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में बढ़े, पॉइंट हमने लिया यहां पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे मिल रही है ई, इधर गए इधर मिल रही है ई, इधर गए इधर मिल रही है ई। ध्यान से समझेंगे बच्चे, ठीक? ऐसे ही हम दूसरी जगह पे क्या है, एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, ये भी क्या है, एक्स डायरेक्शन। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्या कि इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे कितनी मिली, ई। तो चूंकि मुझे दोनों पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिल रही है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल है, वाई डायरेक्शन में होमोजीनियस है, बिल्कुल है, क्योंकि फिर मुझे वाई डायरेक्शन में भी मिल रही है और जेड डायरेक्शन में भी। तो देखो, जब हम वाई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तब भी मुझे ई मिल रही है, तब भी मुझे ई मिल रही है। जब हम एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तब भी मुझे ई मिल रही है, और जब हम जेड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तब भी मुझे ई मिल रही है। तो यानी कि ये जो मटीरियल है ये होमोजीनियस है इन ऑल डायरेक्शन। पहली बात, ये जो मटीरियल है होमोजीनियस है इन ऑल डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी, देखो एक्स डायरेक्शन में भी हर पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी है, एक्स डायरेक्शन में भी हर पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी है, ऐसे वाई डायरेक्शन में भी हर पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी है, और ऐसे ही जेड डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी हर पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स दिस मटीरियल इज होमोजीनियस इन ऑल डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? अब आइसोट्रॉपिक कैसे है? क्योंकि आइसोट्रॉपिक में क्या है कि तीनों डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। पॉइंट कहां पे है? पॉइंट ये रहा, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, ये तो क्या कंडीशन है? ये कंडीशन तो बच्चे होमोजीनियस की है, होमोजीनियस इन ऑल डायरेक्शन, होमोजीनियस इन ऑल डायरेक्शन। अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, मैंने कहा ये पॉइंट मेरा 1 है, ये पॉइंट मेरा 2 है, तो पॉइंट ले लो 1, हमने कहा 1 पॉइंट ये है, इस पे क्या है हमारी, ऐसे मिल रही है, ये ई मिल रही है और इस पे ई मिल रही है। तो यानी कि यहां पे क्या बात समझ में आ रही है बच्चे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसे हमने 1 माना है, एक काम करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, जैसे हमारा ये पॉइंट था, ये ई है, ये ई है, और ये भी क्या है, ये ई है। पॉइंट कौन सा था मेरा? 1 ये। तो यानी कि हमारा क्या है, ये आइसोट्रॉपिक है। ये क्या है? आइसोट्रॉपिक है। क्यों है ये आइसोट्रॉपिक? क्योंकि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी मिल रही है इन ऑल डायरेक्शन में एट ए पॉइंट। तो दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई कर रही है, यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स मटेरियल क्या है, ये मटेरियल क्या है? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इस मटेरियल को हम कह सकते हैं, ये जो मटेरियल है ये है होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक।
आइसोट्रॉपिक। समझ में आ गई बात बच्चे, क्या होता है होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक? क्लियर है होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक क्या है? अब देखो नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक क्या होती है? ये ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। लेकिन ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं जाना जाता इतना, इसमें हम देख रहे हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आती है। जैसे हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे हमने कहा यहाँ पे E है, E1 मान लो। इस पॉइंट पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ E2 है, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं E3 है, ठीक है। बच्चे ध्यान से समझेंगे ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में मान लो हमने कहा यहाँ पे E1 है, ये क्या है हमारा E2, और ये क्या है हमारी E3। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्थोट्रॉपिक में क्या होगी, हमारी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। कुछ खास नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तीसरा आता है, पांचवा आता है इसमें, पांचवा, हाँ ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक। ये भी सिंपल है। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे ये आपकी बॉडी है, ये क्या है हमारा ऑर्थोट्रॉपिक, ये हमारा ऑर्थोट्रॉपिक है। एनाइसोट्रॉपिक क्या होगा? पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ो, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी E1, E2, E3। अब यहां देखो, यहां पर E4, E5, E6, ये होगा हमारा एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये क्या होगा हमारा एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। इसको हम कहेंगे कि डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। समझ में आ गई बात? एट अ पॉइंट। ये होगा हमारा एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये क्या होगा हमारा एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होगा? ये ऑर्थोट्रॉपिक होगा ये। अब देखो इलास्टिक कांस्टेंट की बात करते हैं बच्चे। हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट कितने हैं? हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट कितने हैं, इस चीज की हम बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इलास्टिक कांस्टेंट कितना है? देखो हेडिंग डालेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं? जो रिलेशन बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन में। इलास्टिक कांस्टेंट, देखो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट है इन सॉम, ऐसे लिख लो। सॉम में हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट है 4 तरीके के। किस मटेरियल के लिए? फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। देखो इलास्टिक कांस्टेंट for homogeneous and isotropic material, फॉर होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल। देखो इलास्टिक कांस्टेंट क्या है? 4 तरीके के हैं इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो 4 तरीके के हैं। पहला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है पॉइजन रेशियो, अभी इसके बारे में हमें बात करनी है। तीसरा है शेयर मॉडुलस, और चौथा है बल्क मॉडुलस।
चौथा है बल्क मॉडुलस। ध्यान से समझेंगे बच्चे, चौथा क्या है? बल्क मॉडुलस। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ई कितना है? यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, यूनिट गीगा पास्कल में। म्यू क्या है? पॉइसन रेशो, पॉइसन रेशो। यूनिट, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन का रेशो होता है, बताएंगे, बात करेंगे अभी। जी क्या है? शेयर मॉडुलस, शेयर स्ट्रेस में देखा जाता है। शेयर मॉडुलस यूनिट होगी गीगा पास्कल। और के क्या है? के है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉड्यूलस, यूनिट होगी गीगा पास्कल में। बल्क मॉडुलस हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है, बात करेंगे वो वाली भी। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन में देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें समझना है ये क्या है? पॉइसन रेशियो। ठीक है, और फिर इन मटेरियल के लिए इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? होमोजीनियस मटेरियल के लिए इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं हमारे पास 4। ये टोटल इलास्टिक कांस्टेंट है, इसमें 2 होते हैं डिपेंडेंट, 2 होते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, 2 होते हैं डिपेंडेंट, 2 होते हैं इंडिपेंडेंट। कैसे होते हैं वो तब हमें पता चलेगा जब हम इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, जब हम इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे। उससे पहले हमें पॉइसन रेशियो को समझना होगा, तो हेडिंग डालेंगे पॉइसन रेशियो। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो को हमें म्यू से भी दिखाते हैं और किसी किसी बुक में 1/m से भी दिखाते हैं। देखो पॉइसन रेशियो क्या है बच्चे? पॉइसन रेशियो भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, क्योंकि ये इलास्टिक कांस्टेंट है। दूसरा ये क्या बताता है? ये रेशियो है स्ट्रेन का। ये रेशियो क्या है? स्ट्रेन का। तो जो पॉइसन रेशियो है इसको समझो ये क्या चीज है? पॉइसन रेशियो है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको दूसरा नाम क्या है? लीनियर स्ट्रेन भी कहते हैं, और हम कह सकते हैं एप्सिलॉन लेटरल डिवाइड बाय एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। इसको समझेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन सेम रहती है। पॉइसन रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, देखो इसको समझना कैसे है। जैसे हम पॉइसन रेशियो निकालेंगे, पॉइसन रेशियो से हमें क्या फायदा? देखो हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या, क्यों, अच्छा इसका पर्पस क्या है? देखो जैसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पर्पस था स्ट्रेन को थ्योरेटिकली निकालना, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या निकाल रही है? देखो यहां पर लिखेंगे, यहां पर थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि हर चीज का एक लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई चीज है नहीं। देखो हमने ई क्यों निकाला? ई से क्या हो रहा था? ई से स्ट्रेन निकल रही थी हमारी, ई से स्ट्रेन निकल रही थी थ्योरेटिकली, यही तो हमने समझा, थ्योरेटिकली। क्लियर? अब स्ट्रेन ये थी कौन सी? ये स्ट्रेन थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है? लीनियर स्ट्रेन। ये स्ट्रेन वो थी। लेकिन अगर हम मुझे लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो पॉइसन रेशियो बेसिकली क्या करता है? ये स्ट्रेन को निकालेगा थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली, लेकिन स्ट्रेन ये होगी कौन सी? ये होगी लेटरल स्ट्रेन, ध्यान रखना। अब ये लेटरल स्ट्रेन क्या होगी? जो लीनियर के परपेंडिकुलर होगी। लेटरल डायरेक्शन होती है, 2 डायरेक्शन होती है हमारे पास। देखो क्या होती है, 2 डायरेक्शन होती है हमारे पास, कि जैसे मान लो एक बॉडी है, समझो बच्चे, समझोगे तभी मजा आएगा। मान लो मैंने एक पी फोर्स लगाया, यहां पे मेरी लेंथ एल है, और ये जो डायमेंशन है मेरी, ये कितनी है मेरी डायमेंशन? कैपिटल डी है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चे कि जब मैं पी फोर्स लगाऊंगा
तब तो मेरी लेंथ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन डायामीटर मेरा रिड्यूस होगा। डायामीटर क्या होगा? रिड्यूस। तो ये जो मेरी एक्स डायरेक्शन है, इसमें जो स्ट्रेन आ रही है, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी वो आएगी लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्योंकि ये लेंथ पे है, लेंथ डायमेंशन पे। एक स्ट्रेन आएगी हमारी वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कौन सी डायमेंशन बैठी है? डी। और ये स्ट्रेन होगी हमारी लेटरल स्ट्रेन, ये होगी हमारी लेटरल। अब अगर मुझे लेटरल स्ट्रेन निकालनी है, अगर मुझे लेटरल स्ट्रेन निकालनी है तो मुझे पॉइसन रेशो चाहिए, क्योंकि पॉइसन रेशो है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन का रेशो। तो अगर पॉइसन रेशो किसी मटेरियल का पता है तो मुझे उस मटेरियल की लेटरल स्ट्रेन भी पता है, वो भी थ्योरेटिकली, उसे मेजर करने की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेज है इसका। पॉइसन रेशो का ये एडवांटेज है कि हमें लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में रिलेशन दे देता है ये, ताकि हम लेटरल स्ट्रेन को फाइंड आउट कर सकें। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो पॉइसन रेशो है दैट इज म्यू, ये क्या है हमारी? लेटरल डिवाइड बाय लीनियर, लेटरल डिवाइड बाय लीनियर। अब देखो ध्यान समझेंगे कि यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में, ये कौन सी लोडिंग थी? यूनी एक्सियल। तो यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में समझ लेते हैं कि कैसे हमारा पॉइसन रेशो से हम लेटरल स्ट्रेन को निकालेंगे। यूनी एक्सियल लोडिंग क्या है बच्चे? ये है जो अभी हमने लगाई थी, वो यूनी एक्सियल लोडिंग ही थी, ठीक है। ये हमारा पी फोर्स है, लेंथ एल, डायमीटर कितना है? डी। अब देखो यहां पर क्या होगी हमारी, यहां दो स्ट्रेन होगी, एक लेटरल और एक लीनियर। तो लीनियर स्ट्रेन कितनी होगी बताओ? लीनियर स्ट्रेन होगी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, होगी कि नहीं होगी? और ये इसका साइन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव, क्योंकि एल फाइनल जो होगी और जो एल इनिशियल होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, क्योंकि टेंसाइल लोड लगा हुआ है ना, टेंसाइल लोड से खींचेगा। तो यानी कि फाइनल लेंथ इज ग्रेटर देन होगी इनिशियल लेंथ जो हमने एल मानी है यहाँ पे। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव। अब बात कर रहे हैं लेटरल स्ट्रेन की। लेटरल स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन डायमेंशन इन लेटरल डायरेक्शन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन इन लेटरल डायरेक्शन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। लेटरल डायरेक्शन कौन सी है हमारी? जो लीनियर के परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताओ कि जब हमारी लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर हमारा कम होगा। तो डायमीटर हमारा कम होगा तो ये वैल्यू आएगी डी एफ माइनस डी आई डिवाइड बाय डी। और यहाँ इसको एल भी ले सकते हैं, डी आई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इसे डी आई मान लो, ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है बच्चा। अब मुझे बताओ कि जब लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा, यानी कि फाइनल डायमीटर क्या होगा? इनिशियल डायमीटर से कम होगा। तो ये वैल्यू जो होगी हमारी कि डी एफ माइनस डी आई, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो लेटरल स्ट्रेन आ रही है हमारी नेगेटिव और लीनियर स्ट्रेन आ रही है हमारी पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? लीनियर स्ट्रेन आ रही है हमारी पॉजिटिव। तो अब मुझे पॉइसन रेशो बताना है। यहाँ पे पॉइसन रेशो क्या होगा हमारी? लेटरल स्ट्रेन, लेटरल डिवाइड बाय लीनियर। लेटरल कितनी है हमारी? लेटरल है डेल्टा डी डिवाइड बाय डी आई विद नेगेटिव साइन। साइन साथ में रखना है, ध्यान रखना बच्चे, साइन हमेशा साथ में रखना है। ये साइन हमेशा साथ में रहेगा इसका, वरना ये नेगेटिव आ जाएगा। पॉइसन रेशो नेगेटिव नहीं होता, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए पॉइसन रेशो नेगेटिव नहीं होता। और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एल डिवाइड बाय एल आई। समझ में आ रही है बात? ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। इस फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है बच्चों? इस फॉर्मूले में फिर से वही प्रॉब्लम है कि मुझे डी एफ और एल एफ ये क्या करना पड़ेगा? ये मेजर करना पड़ेगा, टू बी मेजर्ड, टू बी मेजर्ड। ये मेजर करना पड़ेगा, हैज टू बी मेजर्ड। समझ में आ रही है बात? तो फिर फायदा क्या हुआ पॉइसन रेशो का? तो पॉइसन रेशो के साथ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, करेंगे क्या? देखो करेंगे क्या, देखो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मुझे क्या पता है कि जो डिफॉर्मेशन है डेल्टा एल वो कितना है?
पी एल अपॉन ए ई, ध्यान से समझेंगे बच्चे, पी एल अपॉन ए ई इस डेल्टा एल डिवाइड बाय एल को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाय ए ई। पी बाय ए ई ये वैल्यू क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन जिसे कहते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गई हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास आ गई, ठीक है, कितनी है, P अपॉन ए ई। मुझे पता है पॉइसन रेशियो क्या है हमारा, लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां से मुझे लेटरल स्ट्रेन अगर निकालनी है मैं क्या करूंगा, विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन नहीं छोड़ना, ध्यान रखना बच्चे, लेटरल स्ट्रेन अगर मुझे चाहिए मैं क्या करूंगा, नेगेटिव माइनस म्यू, और क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल, क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। तो जो लेटरल स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल को हम लीनियर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए डबल डबल करके लिखवा रहा हूं, माइनस म्यू, ध्यान समझेंगे, ये कितनी है हमारी, लीनियर स्ट्रेन, राइट। और लीनियर स्ट्रेन ये क्या है, हमारी लीनियर स्ट्रेन भी है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, कहीं सर कहीं लॉन्गिट्यूडनल लिख रहे हैं कहीं लीनियर लिख रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम लेटरल स्ट्रेन निकालना चाह रहे थे, तो जो लेटरल स्ट्रेन है वो हो जाएगी माइनस के म्यू, और लीनियर स्ट्रेन कितनी है, पी अपॉन ए ई। तो अब मुझे ये वैल्यू सारी पता है, तो मैं डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लेटरल स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकता हूं विद दिस फॉर्मूला। अच्छा, जब लेटरल स्ट्रेन को कैलकुलेट करोगे ये नेगेटिव आएगी, तो इसलिए वो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन को बॉदर मत करना, ठीक है। अब पॉइसन रेशियो हमने देख लिया क्या बताता है, लेटरल स्ट्रेन थ्योरेटिकली, रेंज देखेंगे पॉइसन रेशियो की, रेंज ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है, रेंज ऑफ पॉइसन रेशियो, ठीक है। देखेंगे फॉर ऑल मटेरियल, ये ध्यान रखना बच्चे बात, प्रूफ करके भी दिखाएंगे क्या होता है, फॉर ऑल मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, फॉर ऑल मटेरियल पॉइसन रेशियो की रेंज होती है -1 से लेके 1/2, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रेंज है, ठीक है, सवाल आता है पेपर में सीधे सीधे। फॉर ऑल मटेरियल पॉइसन रेशियो कितना होगा हमारा, इतना, क्लियर है। कुछ मटेरियल का पॉइसन रेशियो मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। ये हो गई हमारी पूरी की पूरी, ये थ्योरेटिकल रेंज भी होती है, इसे थ्योरेटिकल रेंज भी कहते हैं हम, ये थ्योरेटिकल रेंज भी है पॉइसन रेशियो की, थ्योरेटिकल रेंज। प्रैक्टिकल रेंज क्या होगी फॉर ऑल मटेरियल के लिए, प्रैक्टिकल रेंज, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या है, 0 से लेके 1/2, 0 से लेके 1/2, समझ में आ रही है बात बच्चे, ये प्रैक्टिकल रेंज है। अब यहां पर एक मटेरियल होता है हमारे पास, इंजीनियरिंग मटेरियल, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए याद रखना मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं किसकी, डक्टाइल और ब्रिटल की, डक्टाइल और ब्रिटल की, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। तो ये इसकी रेंज रहती है 1/4 टू 1/3, ठीक है। यहां हम ये कह सकते हैं कि 0.25 से लेके 0.33, 0.25 से लेके 0.33। अब कुछ पॉइसन रेशियो है स्टैंडर्ड, वो मैं लिखवा देता हूं, देखो। सबसे पहला मटेरियल कॉर्क, एक मटेरियल होता है हमारे पास कॉर्क, कॉर्क का हमेशा पॉइसन रेशियो होता है 0, ध्यान रखना बच्चों। पॉइसन रेशियो अगर 0 है इसका मतलब है कॉर्क जो है एक रिजिड मटेरियल होता है, रिजिड मटेरियल का हमेशा पॉइसन रेशियो क्या होता है,
रिजिड मटेरियल का हमेशा पॉइजन रेशियो होता है 0। ये सवाल आ चुका है पेपर में। रिजिड मटेरियल का पॉइजन रेशियो हमेशा 0 होता है। कॉर्क एक मटेरियल है, कॉर्क एक मटेरियल है जिसका पॉइजन रेशियो क्या है, 0। ठीक है, कॉर्क सही से देख लो, ये सही से बना लो कॉर्क। सेकंड, रबर। रबर, रबर का जो पॉइजन रेशियो होता है बच्चों वो होता है 0.45 से लेके 0.5। जनरली, मेरी बात को ध्यान से समझना, जनरली 0.5 लेते हैं। जनरली क्या लेते हैं, 0.5। ठीक। थर्ड, थर्ड होता है आरसीसी। आरसीसी सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है, आरसीसी मटेरियल रिइंफोर्समेंट कंक्रीट होता है। इसका जो पॉइजन रेशियो होता है 0.10 से लेके 0.15। ठीक। फोर्थ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो होता है हमारा पॉइजन रेशियो होता है 0.33। ठीक है, 0.33। आ जाओ। फिफ्थ, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का होता है 0.31 टू 0.33। 0.31 टू 0.33। नेक्स्ट, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का जो म्यू होता है बच्चे वो होता है 0.25 से लेके 0.28। 0.25 से लेके 0.28। और लास्ट है हमारा कास्ट आयरन, जो ब्रिटल मटेरियल होता है कास्ट आयरन, उसका जो म्यू है होता है 0.24 से लेकर 0.26। ये मटेरियल आपको ध्यान रखना है, ये मटेरियल आपको ध्यान रखना है, इनके पॉइजन रेशियो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्टली पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली पेपर में पूछता है। अब देखो हमने पॉइजन रेशियो समझ लिया, अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या हमारा पॉइंट था, इलास्टिक कांस्टेंट। हमारे पास कितने मटेरियल हैं बच्चों, हमारे पास मेनली 3 टाइप के मटेरियल है। ठीक है, देखो हमने कहा फॉर होमोजीनियस, फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक इलास्टिक कांस्टेंट कितने हैं, इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास है 4। कौन कौन से, यंग मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। टोटल कितने हैं हमारे, 4। टोटल है हमारे 4। 4 में से ध्यान रखना बच्चों, 4 में से हमारे जो 2 हैं, 4 में से जो हमारे 2 हैं वो हैं डिपेंडेंट, और जो हमारे 2 अलग बचे हैं वो हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उससे पहले कोई इलास्टिक कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर इनमें से कोई 2 पता हो तो 2 निकाले जा सकते हैं, कोई इनमें से 2 पता हो तो 2 निकाले जाते हैं। तो इसका मतलब कोई रिलेशन होगा तभी निकाले जाएंगे, ऐसे तो नहीं निकाल सकते हमारा। ठीक है, तो अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं, है ना, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। यहां देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वहां समझाता हूं क्या चीज होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजीनियस, फॉर होमोजीनियस
and isotropic material. Isotropic material. For homogeneous isotropic material. ठीक है भैया, चलो आ जाओ। देखो क्या करना है इसमें, हमारे पास तीन रिलेशन होंगे चारों में। सबसे पहला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला रिलेशन होता है E इक्वल्स 2G 1 प्लस म्यू। अब ये कहाँ से आते हैं, कंपटीशन में कभी भी डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है, कंपटीशन में कभी भी डेरिवेशन नहीं आता, आपको सिर्फ रिलेशन ध्यान रखना है। पहला रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन क्या है कि E इक्वल्स 3K 1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल्स 3K 1 माइनस 2 म्यू। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, E इक्वल्स 9KG 3K प्लस G। ये तीन रिलेशन है, और इन तीन रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इन तीन रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा ये आपको दिमाग में रखना है और ये दिमाग में रखना है, ये दो। इसको दिमाग में ना भी रखो तो कोई बात नहीं। अब देखो बात समझने की क्या है, बात समझो। मैंने कहा कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है। इसके हमारे पास दो हो गए हमारे डिपेंडेंट, दो क्या है हमारे डिपेंडेंट, और दो हैं इंडिपेंडेंट। अब वो दो इंडिपेंडेंट कौन से हैं उसको समझना है। वो जो दो इंडिपेंडेंट है वो कौन से हैं, देखो बच्चों, डिपेंडेंट जो हैं वो है हमारे ये डिपेंडेंट है हमारे दो, कौन कौन से, एक है आपका बल्क मॉडुलस, दूसरा एक है शेयर मॉडुलस। और इंडिपेंडेंट है यहाँ पर दो, एक है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है पॉइसन रेशियो। तो ये पेपर में सवाल आया है क्या कि फॉर होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल हाउ मैनी इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, तो आंसर इज टू इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल, and the total elastic constant for homogeneous and isotropic material are 4, right? जिसमें 2 होंगे हमारे डिपेंडेंट और 2 होंगे इंडिपेंडेंट। क्लियर हो रही है बात? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर हमें कोई दो इंडिपेंडेंट मालूम है तो हम कोई दो निकाल सकते हैं। टोटल 4 हैं, 4 में से अगर कोई दो पता है तो वो इंडिपेंडेंट हो गए, और जो उनकी हेल्प से निकालेंगे हम, जो दो और बचे वो डिपेंडेंट हो गए, वो डिपेंड कर रहे हैं ना उन पे। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज है, तो इनके बीच में रिलेशन है हमारा। तो अब जैसे होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक है, जैसे होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल है उसमें हमारे दो इंडिपेंडेंट है, ऐसे ऑर्थोट्रॉपिक में कितने इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे एनाइसोट्रॉपिक में कितने इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सवाल आ जाता है। तो एक नोट करके एक टेबल बना देते हैं। यहां पर सबसे पहले मटेरियल लिखेंगे, फर्स्ट मटेरियल, भाई देखो सबसे पहला कि अगर हम कहते हैं होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। इसके कितने होते हैं, इसके होते हैं दो, ध्यान रखेंगे, बता दिए कौन कौन से हो तो दो, के और म्यू, ठीक है। दूसरा मटेरियल क्या है हमारे पास, दूसरा मटेरियल क्या है बच्चे, दूसरा मटेरियल है हमारे पास ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक में आपके पास होते हैं 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है। और तीसरा है आपके पास एनाइसोट्रॉपिक, इसमें हमारे पास होते हैं 21,
इस पे कितने होते हैं हमारे 21। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाएगा होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक से, लेकिन कभी कभी किस्मत खराब हो जाती है हमारी पेपर में, तो वो होमोजीनियस इसका ऑर्थोट्रॉपिक का भी पूछ सकता है या एनाइसोट्रॉपिक का भी पूछ सकता है, ये आपको माइंड में रखना है। क्लियर हो रही है बात? और रिलेशन ध्यान रखना है उनके बीच का, रिलेशन ध्यान रखना है उनके बीच का। चलिए अब देखो, पॉइजन रेशियो हमने पढ़ लिया, हमने इलास्टिक कांस्टेंट भी पढ़ लिया, हमने मटेरियल भी पढ़ लिया। अब जो पॉइजन रेशियो हमने निकाला है और जो यंग मॉडुलस हमने निकाला है उसका और मजा लेते हैं। कैसे? एक रिलेशन बनाते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का इन टर्म्स ऑफ पॉइसन रेशियो और यंग मॉडुलस। देखो वहां से क्या निकल के आएगा। तो हेडिंग डालेंगे यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन in terms of Poisson ratio and Young modulus of elasticity, Poisson ratio and Young modulus of elasticity इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगी हमारी इन टर्म्स ऑफ पॉइसन रेशियो एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकाले, देखो ध्यान से समझेंगे बच्चे। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए, यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए, फिर मैं बाई एक्सियल लोडिंग और ट्राई एक्सियल लोडिंग के लिए भी आपको यहां पे करा दूंगा। यूनी एक्सियल लोडिंग का क्या मतलब है? एक लोड होगा हमारा, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि लोड जहां होगा वहीं पर होगी हमारी स्ट्रेस, बट स्ट्रेन हमारी हर डायरेक्शन में होगी अगर वो फिक्स नहीं होगा। ये मेरी यूनी एक्सियल लोडिंग है, ठीक है, ये लेंथ है मेरी L, यहां पे डायामीटर हो गया D, तो क्रॉस सेक्शन आ जाएगा D। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे बच्चे। देखो यहां पर हमारे पास दो डायरेक्शन है, यहां पे हमारे पास दो डायरेक्शन है, एक है x डायरेक्शन, और इसको समझ लेना क्योंकि अब यहां से कॉम्प्लिकेटेड शुरू हो जाएंगी चीजें। अब तक तो बड़ा आसान चल रहा है, अब जरा यहां दिमाग लगना शुरू हो जाएगा, इसीलिए यहां से थोड़ा सा बिल्कुल सतर्क हो जाओ। देखो हमें पता है कि x डायरेक्शन है और y डायरेक्शन। अगर मैं x डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन देखूं तब क्या निकलेगी, पहले तो ये देखनी है हमें। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो बाद में निकलेगी, पहले हमें टोटल स्ट्रेन देखनी पड़ेगी x डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन v इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। ये कराया था मैंने। चूंकि ध्यान समझेंगे बच्चों, z डायरेक्शन और y डायरेक्शन जो है यहाँ पे, अगर मैं बाई एक्सियल लोडिंग लूं, मैं कहता हूँ z डायरेक्शन है नहीं, हम टू डायमेंशन में देख रहे हैं, बाद में देखेंगे z डायरेक्शन। अगर टू डायमेंशन में हम देख रहे हैं तो यहाँ इसे हटा दो, ये है ही नहीं, हम सिर्फ 2D में देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन है, एक y और एक x। अब समझो थोड़ा सा ना, कैसे समझे? ये जो x है ना, ये टोटल स्ट्रेन है बच्चा, ये जो x है ये टोटल स्ट्रेन है, ये खाली x डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेन नहीं है, ये टोटल स्ट्रेन है इन x डायरेक्शन। y का भी इफेक्ट आता है इसमें, टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, और ये है हमारी टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन। देखो हम कैसे निकालें टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन। याद रखो बच्चे, जब मैंने कहा 2D में है, तो 2D में है तो एक स्ट्रेन तो मेरी इस डायरेक्शन में होगी जिसे हम कहेंगे लीनियर स्ट्रेन, जो होगी हमारी डेल्टा L बाय L। होगी कि नहीं होगी? ठीक है। और एक मेरी होगी इसके y डायरेक्शन में जो होगी लेटरल, एक इस डायरेक्शन में मुझे मिलेगी लेटरल स्ट्रेन। मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या? डेल्टा D डिवाइड बाय D। तो ये मेरी y डायरेक्शन की स्ट्रेन है, इसे मैं कह सकता हूं एप्सिलॉन y, इसे मैं कह सकता हूं एप्सिलॉन y। अब देखो मजा क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे मजा क्या आने वाला है देखो। और ये मेरी क्या है? एप्सिलॉन x। फोर्स कितना है बच्चे? फोर्स है 1। फोर्स पे ध्यान देना है, जब कभी भी एक फोर्स होता है
जब कभी भी एक फोर्स होता है तो इसी फोर्स की वजह से तो स्ट्रेन आ रहा होगा, इसी फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा होगा, इसी फोर्स की वजह से वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये कैसे निकालें और ये कैसे निकालें, बताया तो है अभी। एप्सिलॉन एक्स क्या होगी हमारी, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। देखो कैसे होगी, हुक्स लॉ से निकालेंगे, फोर्स है ना, तो फोर्स है तो हुक्स लॉ वैलिड करेगा, क्योंकि स्ट्रेस वैलिड करेगी वहां पे। तो जो स्ट्रेस होगी हमारी एक्स डायरेक्शन में, माना सिग्मा किसके बराबर होगा, E इंटू एप्सिलॉन एक्स। हुक्स लॉ लगा दिया हमने एक्स डायरेक्शन में, तो यहां से हमने एप्सिलॉन एक्स निकाला, कितना आया, सिग्मा डिवाइड बाय ई। यहां से एप्सिलॉन एक्स निकाला, कितना आया, सिग्मा डिवाइड बाय ई। एप्सिलॉन एक्स तो हमने निकाल ली। अब एप्सिलॉन वाई चाहिए, तो मुझे पता है पॉइजन रेशियो क्या है, मैं जानता हूं पॉइजन रेशियो क्या है, मुझे पॉइजन रेशियो पता है कि पॉइजन रेशियो होगा हमारा माइनस साइन एप्सिलॉन वाई डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स, लेटरल अपॉन लीनियर। लेटरल क्या है, वाई डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेन, लीनियर क्या है, एक्स डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेन ड्यू टू दी एक्सटर्नल लोड, राइट। अब मुझे एप्सिलॉन वाई चाहिए, तो एप्सिलॉन वाई क्या होगी हमारी, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। ये आ गई मेरी एप्सिलॉन वाई, ये आ गई मेरी एप्सिलॉन वाई, क्लियर है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई। क्यों, एप्सिलॉन जेड को हमने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, 2 डायमेंशन बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं, वी आर ओनली कंसिडरिंग 2 डायमेंशन बॉडी हियर, दैट्स व्हाई जेड डायरेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड। समझ में आ रही है बात? चलिए जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी फिर, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाय वी, इसको हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन वी। थोड़ा सा एप्सिलॉन वी को पहले लिखो, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी बाय वी। एप्सिलॉन एक्स कितना आया हमारा, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, देखो ये आया ना हमारा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई थी, एप्सिलॉन वाई कितना आया था, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, और एप्सिलॉन एक्स कितना है, सिग्मा अपॉन ई। तो ये कितना आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन वाई आ जाएगा माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाय ई, माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाय ई। समझ में आ रही है बात बच्चे, रख दो वैल्यूज। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन एक्स कितना है, सिग्मा बाय ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाय ई। यहां से सिग्मा बाय ई कॉमन ले लो, तो सिग्मा बाय ई मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, पेपर में ये पूछा जाएगा बहुत ज्यादा, ध्यान रखेंगे इसका। अब देखो मुझे पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फोर्स अपॉन एरिया के टर्म्स में ध्यान रखनी है, क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू, कितना आएगा हमारा, 1 माइनस म्यू अपॉन ई इंटू पी बाय ए। ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, क्लियर हो रही है बात, ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, क्लियर है। चलो ठीक है, ये कब है बच्चे, ध्यान रखना, ये कब है, इस बात का ध्यान रखना, ये तब है जब हमने जेड डायरेक्शन को नेग्लेक्ट किया है। जेड डायरेक्शन को नेग्लेक्ट किया है। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर जेड डायरेक्शन को भी कंसीडर कर लें, 3 डायमेंशन में देखें बॉडी, तो हमारा एक म्यू और आ जाएगा यहां पे। देखो अगर हम जेड डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं, यहां समझेंगे, इफ जेड डायरेक्शन इज टेकन और जेड डायरेक्शन टू बी कंसीडर, क्लियर है, तो क्या होगा, देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। चूंकि मुझे पता है
मुझे क्या पता है, ध्यान से समझेंगे बच्चे, मुझे ये पता है कि एक फोर्स की वजह से, मुझे एक पता है क्या, कि एक फोर्स की वजह से मेरे पास तीन स्ट्रेन जनरेट होती है। मुझे ये मालूम है कि एक फोर्स की वजह से तीन स्ट्रेन जनरेट होगी, दो होगी लेटरल, पढ़ा है हमने, दो होगी लेटरल और एक होगी लीनियर। ठीक है, लीनियर कौन सी होगी, एप्सिलॉन एक्स, लीनियर कौन सी होगी, एप्सिलॉन एक्स, और लेटरल कौन सी होगी, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। ठीक है, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। और बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ जो लेटरल डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, डायमीटर वाली। तो जो दोनों की लेटरल होगी वो दोनों भी डायमीटर ही तो होगी भाई, वाई डायरेक्शन में भी डायमीटर है और जेड डायरेक्शन में भी डायमीटर है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है लेटरल, दोनों में डायमेंशन कौन सी है, डायमीटर। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं कि एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू होगी एप्सिलॉन जेड हेयर, और इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी बच्चा, इनकी वैल्यू होगी डेल्टा डी डिवाइड बाय डी विद नेगेटिव साइन। समझ में आ रही है बात। तो मुझे मालूम है कि एप्सिलॉन वाई की वैल्यू कितनी आई थी उसमें, माइनस के म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, और वही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एप्सिलॉन जेड के, एप्सिलॉन जेड के। तो यहां पर मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी हमारी एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो यहां पर एप्सिलॉन एक्स कितनी है, सिग्मा बाय ई, माइनस एप्सिलॉन वाई कितनी थी, म्यू इंटू सिग्मा बाय ई, माइनस ये कितनी आएगी, म्यू इंटू सिग्मा बाय ई, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थ्री डायमेंशन में कितनी आ जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थ्री डायमेंशन में कितनी आ जाएगी बच्चे, वो आ जाएगी आपकी सिग्मा बाय ई माइनस म्यू सिग्मा बाय ई माइनस म्यू सिग्मा बाय ई। यहां से क्या करो, सिग्मा बाय ई को ले लो कॉमन, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 म्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। और मुझे पता है एज वी नो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला बनेगा फाइनल इन टर्म्स ऑफ फोर्स और एनी एरिया, ये आएगा 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय ई इंटू पी बाय ए। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो एक फोर्स की वजह से आ रही है, ये आ रही है एक फोर्स की वजह से। अब अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्स हो तब स्ट्रेन कैसे निकालें, अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्स हो तो स्ट्रेन कैसे निकालें, तो हेडिंग डालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हेडिंग डालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ट्राई एक्सियल लोडिंग। अब मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा, देखो जो अभी मैंने समझाया, क्यों समझाया है, इतना टाइम क्यों दिया है, ताकि वो चीज आप समझ सको। ट्राई एक्सियल लोडिंग में देखो वहां पर कितने फोर्स थे, एक, तो हमें तीन स्ट्रेन देखने को मिल रही थी, एक लॉन्गिट्यूडनल दो लेटरल, और जब मैं तीन फोर्स लगाऊंगा तब मुझे तीन लॉन्गिट्यूडनल मिलेगी अलग अलग डायरेक्शन में और 6 मिलेगी लेटरल। ये समझाना है आपको। इसको समझने के लिए आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, है ना, क्यूब बना लो एक। ट्राई एक्सियल लोडिंग के लिए हमें क्यूब की जरूरत पड़ेगी। देखो बच्चे ध्यान से समझेंगे, एक फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में Px, एक फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में Py, और एक फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में Pz। तो मेरे पास तीन फोर्स हैं, तो जो x फोर्स है वो क्या करेगा, वो आपकी दो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, तीन, दो लेटरल और एक लीनियर, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। ऐसे ही आपकी जो Py फोर्स है
ये भी करेगा 2 लेटरल और 1 लीनियर। ऐसे ही जो पी जेड होगा वो भी 2 लेटरल और 1 लीनियर। तो टोटल स्ट्रेस देखो कितनी होगी हमारी, टोटल स्ट्रेस नहीं सॉरी टोटल स्ट्रेन। अब देखो ध्यान से समझेंगे मैं कैसे बता रहा हूं इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये जो हमारी पी एक्स है, ये जो 2 लेटरल होगी ये कहाँ आएगी, एक आएगी हमारी वाई डायरेक्शन में, एक आएगी हमारी जेड डायरेक्शन में, ठीक। और इसकी जो लीनियर होगी ये किस में होगी, एक्स डायरेक्शन में। ऐसी जो पी वाई है इसकी जो 2 लेटरल होगी वो कहाँ होगी, एक एक्स डायरेक्शन में एक जेड डायरेक्शन में, और इसकी लीनियर कहाँ होगी, वाई डायरेक्शन में। ऐसी पी जेड जो होगा उसकी जो 2 लेटरल होगी वो कहाँ होगी, एक होगी हमारी एक्स डायरेक्शन में और एक होगी हमारी वाई डायरेक्शन में, और इसकी जो लीनियर है वो कहाँ होगी, जेड डायरेक्शन में। इसकी जो लीनियर है वो कहाँ होगी, जेड डायरेक्शन में। समझेंगे बात को बच्चे। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि टोटल स्ट्रेन कितनी है मेरी एक्स डायरेक्शन में, टोटल स्ट्रेन कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में, देखो ध्यान समझेंगे। एक्स डायरेक्शन में कहाँ आ रही है, एक तो लीनियर ये मिल रही है मुझे, एक पी वाई की वजह से लेटरल मिलेगी एक्स डायरेक्शन में, और एक पी जेड की वजह से लेटरल मिल रही है एक्स डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात। एक्स डायरेक्शन में वो कौन सी 3 स्ट्रेन होगी, वो 3 स्ट्रेन होंगी ये 1 2 3, 1 2 3। कैसे निकालेंगे देखो आप समझेंगे बात को। अब ये बहुत टेढ़ी खीर है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। तो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, देखो एक इस फोर्स की वजह से, एक इस फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में आने वाली लीनियर स्ट्रेन, वही तो है हमारी ये वाली ये रही। एक इस फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में आने वाली लेटरल स्ट्रेन, एक पी जेड की वजह से एक्स डायरेक्शन में आने वाली लेटरल स्ट्रेन। ये 3 स्ट्रेन होगी हमारी एक्स डायरेक्शन में। अब पी वाई की वजह से लेटरल डायरेक्शन में कितनी होगी, देखो ध्यान से समझेंगे बच्चे कि यहां पे एप्सिलॉन वाई कितना होगा पी वाई की वजह से, जो लीनियर कहेंगे हमसे। अब लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल के बेसिस पे बात करेंगे। पी वाई की वजह से वाई डायरेक्शन में आने वाली लीनियर स्ट्रेन कितनी होगी, पी वाई की वजह से वाई डायरेक्शन में आने वाली लीनियर स्ट्रेन कितनी होगी, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि सिग्मा वाई डिवाइड बाय ई। क्लियर हो गई बात। ऐसी पी एक्स की वजह से लीनियर क्या होगी हमारी, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय ई। ऐसे पी जेड की वजह से लीनियर क्या होगी हमारी, सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई। ये तो हमारी होगी लीनियर, लेकिन हमें लेटरल चाहिए पी वाई की। पी वाई की लेटरल एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय ई। ये एक्स डायरेक्शन में आएगी एक। पी जेड की वजह से लेटरल कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी, माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई। यही तो होगी। तो मुझे एक ये मिलेगी एक्स डायरेक्शन में, एक मुझे ये मिलेगी एक्स डायरेक्शन में, और एक ये लीनियर है। तो अब बताओ मुझे कितनी मिली स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन कितनी हो गई एक्स डायरेक्शन में, टोटल स्ट्रेन कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में। एक तो एक्स की वजह से आ रही है सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है, माइनस एक वाई की वजह से आ रही है हमारी म्यू सिग्मा वाई बाय ई, और एक जेड की वजह से आ रही है माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई। ये स्ट्रेन रहेगी टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ये है हमारी टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। समझ में आया कैसे निकाला, एक बार और देखना वीडियो अच्छे से, तब जाके समझ में आएंगे, एक बार ही में चीजें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम सबकी लिख सकते हैं 1 बाय 1। देखो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितनी आएगी, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई। ठीक है, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी लिखेंगे जैसे यहां सिग्मा एक्स था, एक्स पे देख रहे थे, अब वाई पे देखेंगे। सिग्मा वाई डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई।
टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, सिग्मा z वाला पहले आ जाएगा, सिग्मा z डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा x डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा y डिवाइड बाय ई। तो ये मेरी टोटल स्ट्रेन हो गई हमारी x, y और z डायरेक्शन में। ये टोटल स्ट्रेन हुई मेरी y z x y z डायरेक्शन में। अब मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी है बच्चा? ये हमारा डेल्टा v डिवाइड बाय v इक्वल्स क्या है हमारी? टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन प्लस टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन प्लस टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। वैल्यूज रख दो सब उठा के वैल्यूज रखो। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ जाएगी? देखो टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन कितनी है हमारी? सिग्मा x डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा y डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा z डिवाइड, यहाँ से लिखते हैं इसको, थोड़ी इसको यहाँ से लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, यहाँ से लिखते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है हमारी कि सिग्मा x डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा y डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा z डिवाइड बाय e। ये तो हो गई x डायरेक्शन वाली, प्लस y डायरेक्शन वाली सिग्मा y डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा x डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा z डिवाइड बाय e। ये हो गई y डायरेक्शन वाली। z डायरेक्शन वाली क्या होगी? सिग्मा z डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा y डिवाइड बाय e माइनस म्यू सिग्मा x डिवाइड बाय e। ये हमारी टोटल स्ट्रेन आ गई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो टर्म क्या है, जो पॉइजन रेशियो वाले उनको एक साथ रख लो और जो नहीं है उनको एक साथ रखो। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म और फिर ये वाला टर्म कहाँ गया? सिग्मा z आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा गलत हो गया, ये जो है ये वैल्यू आएगी z, सिग्मा z, ठीक है। और ये टर्म एक साथ ले लो, तो एप्सिलॉन v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? सिग्मा x बाय e प्लस सिग्मा y अपॉन e प्लस सिग्मा z अपॉन e। अब देखो पॉइजन रेशियो जो है दो दो टर्म बन रहे हैं। देखो एक y के साथ ये टर्म बन गया, एक y के साथ ये टर्म बन गया, x के साथ टर्म बनेंगे दो, एक बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला। तो दो दो टर्म बनेंगे तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं माइनस 2 म्यू और कॉमन लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारा कि सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, नीचे e आ जाएगा सब में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से ये जो टर्म है पूरा पूरा कॉमन नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ गई? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई हमारी 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय e ब्रैकेट में सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z। ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी बच्चों फाइनल। अब देखो जो मैंने रिलेशन निकाला था पीछे, वो भी यहां से नहीं। अगर मैं कहता हूं एक फोर्स है तो वो क्या क्रिएट करेगा? एक ही स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो सिग्मा y और सिग्मा z को जीरो कर दोगे, वही फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। जैसे हमने देखो ये देखा था पिछले, इसको कैसे यूज करेंगे देखो, फॉर यूनी एक्सिल, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। ये क्या है? ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। यूनी एक्सिल लोडिंग के केस में क्या होगा? अभी मैंने बताया था करके, क्या कि सिर्फ सिग्मा x एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा y और सिग्मा z हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स ही नहीं है y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में, सिर्फ x फोर्स होगा। तो यहां पर ये रख देंगे जीरो। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ जाएगी इसकी? ये आ जाएगी 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई इंटू सिग्मा एक्स, यही तो आएगी। और सिग्मा एक्स क्या होती है हमारी? पी बाय ए। तो वही फॉर्मूला नहीं आ गया जो पहले डिराइव किया था हमने? ये कितनी है हमारी? पी बाय ए। सेम फॉर्मूला है, इसीलिए इसको फॉर्मूले को इस तरह से डिराइव किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब देखो इसका यूज क्या है? पॉइजन रेशियो, क्योंकि ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस में आई है? इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो और यंग मॉडुलस। तो इसका मजा भी तो लेना है, जो इतनी मेहनत हमने करी है इसका मजा लिए बिना कैसे चले जाए। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी है देखो, 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अब यहीं से हमने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिराइव किया है।
वो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन होती है, उसी में वो कैलकुलेशन होती है। देखेंगे अभी इसको डिटेल में। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर रबर। अगर आपके पास रबर है या कोई ऐसा मटेरियल है जिसे हम पैराफिन्स भी कहते हैं, फॉर रबर एंड पैराफिन्स इनका म्यू कितना है 0.5। तो ध्यान रखेंगे जिसका म्यू 0.5 है उसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आ जाएगी हमारी 2 इंटू यहाँ पर कितना रखेंगे 0.5 डिवाइड बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी हो जाएगी 0। कब? जब म्यू की वैल्यू क्या है हमारी 0.5। तो याद रखना बच्चों कि अगर रबर आपने मटेरियल चूज किया है तो ये मैटर ही नहीं करता कि उस पर आप कितना फोर्स लगा रहे हो, कितनी स्ट्रेस आ रही है, उसमें हमेशा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगी 0 होगी, बिकॉज उसका पॉइजन रेशियो क्या है 0.5। ठीक है, लोडिंग पे डिपेंड नहीं करता। अब चाहे इसमें स्ट्रेस कितनी भी जनरेट हुई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड कितनी भी आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए जी, एक बात तो ये क्लियर हो गई हमारी। अगर हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर हमारी 0 है तो हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो यहां पर आ जाओ, चलो वैसे नेक्स्ट टॉपिक चले जा। तो ठीक है बच्चे, इसको अगली क्लास में लेंगे हैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट बताने हैं मुझे आपको। ठीक है, तो आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं जाते आगे, चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने से चीज़ें पक्की होंगी, और इतनी चीज़ें मोर देन इनफ है इस कोर्स में, जितनी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ इससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका सॉल्व नहीं होगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप देखना यही फंडे लगेंगे सारे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।